चलिए बेटा शुरुआत किया जाए। तो क्या चर्चा हो रही थी, जरा सा टॉपिक याद दिलाइए, फिर से ब्रीफ कर दे रहे हैं बेटा। 2 मिनट आपको ब्रीफ करना है, फिर आते हैं विषय वस्तु पर। टॉपिक हम लोगों का है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय वित्तीय प्रणाली। तो जब हम किसी देश का फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या प्रयास किया जाता है या कोशिश क्या की जाती है। प्रयास या कोशिश ये होती है कि किसी देश का फंड मोबिलाइज हो, गतिशील रहे, वो स्थिर ना होने पाए। अब समस्या ये है कि फंड की गतिशीलता ये हमारी मर्जी पे निर्भर करता है, किसी और की मर्जी पे थोड़ी निर्भर करता है। मेरा पैसा, मैं उसको चाहूँ मोबिलाइज करूँ, मैं उसको चाहूँ अपनी अलमारी में रखूँ, तो ये तो मेरा मन। लेकिन सरकार ये कहती है कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो सरकार के नियंत्रण में हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, जिसमें किसी के पास अगर सरप्लस हो तो उसका पैसा उस इलाके की ओर चला जाए जिनको पैसे की डिमांड हो। वहीं पे मैंने बताया था कि जो पैसे की उपलब्धता है, फंड की अवेलेबिलिटी है, वो भी 2 तरीके की होती है, एक कम समय के लिए, एक लंबे समय के लिए। कम समय अर्थव्यवस्था में 1 साल से कम माना जाता है, अधिक 1 साल से अधिक चाहे जो भी हो। तो पैसे की उपलब्धता यह होती है। पैसे की जो मांग होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। कैसे? जैसे हमको किसी फैक्ट्री के लिए कच्चा माल खरीदना है, तो हो सकता है हमें कम समय के लिए पैसे की आवश्यकता हो। एक किसान को अपनी खेती बाड़ी के लिए पैसा चाहिए, कम समय के लिए चाहिए, एक सीजन के लिए चाहिए, वो सीजन उसका काम निकल जाए। लंबे समय के लिए भी मांग होती है, जैसे किसी को फैक्ट्री बनाना है, और फैक्ट्री बनाने के लिए अगर किसी ने उधार लिया आपसे तो थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि फैक्ट्री बनने में 2-4 साल लग जाएगा। तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं बेटा जिन कार्य को करने में टाइम लगता है, और उसमें जो फंड इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म होता है। फैक्ट्री को बनने में, ठीक ठाक फैक्ट्री को बनने में 2-4 साल लग जाते हैं। तो उन्होंने जिससे उधार लिया होगा, जिससे पैसा लिया होगा, अगर वो लॉन्ग टर्म में नहीं लेंगे तो फिर तो बेमतलब हो जाएगा ना बेटा। तो एक बात समझ में आ रही होगी कि पैसे की मांग भी 2 प्रकार की होती है, एक कम समय की और एक दीर्घ समय की। बस इसी सिस्टम को एडजस्ट करना होगा। एक डायग्राम से मैंने आपको दिखाया था कि जहां अल्पकाल की बचत है उनको कनेक्ट कर दीजिए जहां अल्पकाल की मांग है, और जहां दीर्घकाल की बचत है उनको कनेक्ट करिए उनसे जहां दीर्घकाल की मांग है। और ये कनेक्शन जितना बढ़िया हो जाएगा, किसी देश का फाइनेंशियल सिस्टम उतना ही अच्छा होगा। तो इसी दोनों जो सिस्टम को कनेक्टिविटी जो बनाई गई, इन्हीं को हम लोग 2 नाम से जानते हैं। एक को हम लोग कहते हैं मनी मार्केट, और एक को हम लोग कहते हैं कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट को परिभाषित कर सकते हैं, यह अल्पकाल की बचत तथा अल्पकाल की मांग का बाजार है। बोल नहीं रहे बेटा। और कैपिटल मार्केट दीर्घकाल की बचत और दीर्घकाल की बाजार का मांग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल, पूंजी बाजार, पूंजी ही कहते हैं उसे। क्लियर है बेटा? बारह। ये तो हो गया था मुझे लगता है। हेडिंग मुद्रा बाजार बनी, संगठित असंगठित हो गया है। खाली हेडिंग बनाए हो, संगठित में शुरुआत करें। संगठित मुद्रा बाजार के, संगठित मुद्रा बाजार के, हाँ सुन लो बेटा, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं थोड़ा ये भी क्लियर कर लो। जैसे हमने कहा कि डायग्राम से देखो तो आपको समझ में आएगा। एक है बेटा अल्प काल की बचत। हो सकता है किसी के पास कम समय के लिए पैसे की बचत हो, एक पक्ष है ना बेटा, और एक पक्ष है अल्प काल की मांग, डिमांड। तो इन्हीं दोनों का अगर इंटरेक्शन बढ़िया से होगा, अच्छे से होगा,
तो मुझे लगता है कि एक देश की व्यवस्था बढ़िया से चलेगी, और बिल्कुल चलनी चाहिए बेटा। देश की तो छोड़ दो, घर परिवार में आप देखो बड़ा ड्रामा रहता है, कुछ उनके पास पैसा रहता है और घर का ही एक सदस्य पैसे की उसको जरूरत है, वो घर वाले नहीं देते, ना है ही नहीं है। यहाँ तो घर का ड्रामा है, देश की तो बात ही छोड़ दें। हाँ, देश में ड्रामा नहीं होगा, घर में भले हो जाए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ दोनों का बेनिफिट होगा। अगर दोनों का बेनिफिट यहाँ जुड़ा होगा तो नौटंकी नहीं होगी। इसमें दो चीजें होनी चाहिए। ये मार्केट तभी फलेगा फूलेगा बेटा, ये मार्केट तभी आगे की ओर बढ़ेगा जब इसमें दो चीजें हो जाएंगी। पहली, सिक्योरिटी हो जाए और प्रॉफिट हो जाए। यानी इस मार्केट को संचालित करने के लिए दो शर्तों की एकदम आवश्यकता है। बोले बेटा, पहली शर्त क्या है? सुरक्षा। और दूसरी क्या है बेटा? लाभ। अगर ये दो तत्व विद्यमान है तो ये मार्केट बिल्कुल संचालित होगा, बिल्कुल चलेगा। सुरक्षा का मतलब नहीं, सुरक्षा का मतलब हमारा पैसा सेफ हो, हमारा फंड सिक्योर हो, रिस्क ना हो, है ना। जैसे हम किसी से मार्केट में जाके कहें कि हमको 5 लाख की जरूरत है, कल हम लौटा देंगे, तो सामने वाला बड़े संदेह के दृष्टि से मुझे देखेगा, है ना। अगर वो व्यक्तिगत रूप से मुझे जानता है तो भी उसको अंदर से थोड़ा सा डर लगेगा। हो सकता है उसको 1 हफ्ते बाद 5 लाख की जरूरत हो, इसीलिए वो बैंक से निकाल के रखा है। हम पहुंच गए कि हमने कहा कि हमको 5 लाख रुपया 2 दिन की जरूरत है और हम आपको फिर लौटा देंगे तीसरे दिन, तो फंड तो है उसके पास, लेकिन उसके पास एक डर है बेटा, वो ये कि क्या मेरा पैसा सही में लौटा देंगे, क्या इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। अगर लाभ भी इसमें शामिल हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा है। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब तक इसके बीच में कोई बिचौलिया ना हो, कोई गारंटर ना हो जो इस बात की गारंटी ले कि आप निश्चिंत रहिए, आपके पैसे का कहीं कुछ इधर उधर नहीं होगा, तब तक तो डर लगा ही रहता। हाँ, समाज में हम लोग इतना रिस्क लेते ही हैं। भाई अपना परिचित अगर कभी किसी गंभीर परिस्थिति में पैसे की मांग करता है तो ठीक है, डर लगता है, जो भी लगता है, लेकिन फिर भी हम दे तो देते ही हैं, भाई क्या किया जा सकता है। लेकिन अगर बेटा इसमें एक गारंटर बन जाए तो क्या पूछना, बहुत ही शानदार है। तो कहा जाता है कि ये जो मार्केट होगी इसको कोई ऐसा व्यक्ति संचालित करे जिसके ऊपर हमारा पूरा भरोसा हो। एक बात मुझे बताइए, बैंक में जाके पैसा जमा करते हैं, भरोसा है ना आपको कि बैंक से जब हम पैसा मांगेंगे तो पैसा हमें मिल जाएगा? अच्छा, नहीं मिलेगा तो क्या कर लोगे? और नहीं ही मिल रहा है। कुछ बैंक दिवालिया हो गए, भारत में नहीं, विदेशों में। लेकिन कभी कभी न्यूज में यहाँ भी सुनते हैं कि कुछ बैंक दिवालिया होने की ओर बढ़ जाते हैं तो सरकार प्रतिबंध लगा देती, कोई उसके खाते में पैसा नहीं निकाल सकता। हाँ, ये तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बैंकों के प्रति हमारा भरोसा इसलिए है कि बैंकों से नहीं भरोसा है, हमें आरबीआई पे भरोसा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे भरोसा है, क्योंकि रिजर्व बैंक ही सारे बैंकों को गवर्न करता है। इसलिए बैंकों पे हमारा भरपूर भरोसा है। हम कहीं नहीं डरते, कहीं नहीं घबराते, बैंक में जाके पैसा जमा कर देते हैं, कितना भी हैवी अमाउंट हो। नंबर 1 का पैसा है, ब्लैक मनी नहीं है, हम बैंक में बिल्कुल जमा कर लेते हैं, कहीं कोई डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बैंक दिमाग में एक जगह बन गई है कि बैंक मतलब कहीं कोई गड़बड़ की संभावना नहीं होती। तो कितने धड़ल्ले से जाके हम लोग बैंक में पैसा जमा कर लेते हैं। अच्छा, मेरे पास जमा कर दिया करो सब लोग, मैं पूरे शहर भर में अनाउंस कर दूं कि भैया बैंक में काहे जमा करते हो, मेरे घर जमा कर दो। करेगा कोई जमा? मुझे नहीं लगता करेगा, क्योंकि उनको डर लगेगा कि कल का इनका इरादा बदल जाए, इनकी मानसिकता बदल जाए। गड़बड़ी तो सरकार में भी हो रही है, तमाम बैंक हैं जो गड़बड़ा जा रहे हैं। लेकिन ये है कि उसके पीछे जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो कौन है बेटा? आरबीआई है। आरबीआई पे हमें भरोसा है और आरबीआई हमारे भरोसे को कभी नहीं तोड़ता। वो कहता है कि आप निश्चिंत रहिए, देर सवेर सही आपका पैसा जरूर मिलेगा। अगर बैंक में भी कुछ गड़बड़ी हो रही है तो ठीक है।
वास्तव में ये सब कुछ एक प्रपत्र माने एक पेपर के फॉर्मेट में होता है बेटा। ज्यादातर ये जो मुद्रा बाजार है ये कुछ पेपर के फॉर्मेट में होती है, लिखा पढ़ी होती है, जिसको हम लोग प्रतिभूति कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, कुछ पेपर्स होते हैं। और चूंकि मैंने बताया ना कि बहुत लंबी अवधि के लिए होते नहीं है, साल भर से कम अवधि के लिए होते हैं, और कभी कभी तो एक दिन से लेके 2 हफ्ते तक के लिए होते हैं, 3 महीने के लिए होते हैं। इसलिए इनको नियर मनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? नियर मनी। यानी मुद्रा बाजार में कौन कंट्रोल करता है बेटा? आरबीआई कंट्रोल करता है। तो आरबीआई कोर्ट से अनुमति होती है। कुछ सरकारी प्रपत्र हैं जो इधर से उधर चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, वो मुद्रा को मैनेज करते रहते हैं। प्रपत्र माने सिक्योरिटी, अभी हम आपको समझा रहे हैं, सब क्लियर हो जाएगा। तो उन्हीं प्रपत्रों को हम लोग नाम देते हैं क्या बेटा? वो मनी तो नहीं है, वो मुद्रा तो नहीं है, लेकिन लगभग मुद्रा है, क्योंकि एक ही हफ्ते में फिर वो मुद्रा में बदल जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नियर मनी भी कहते हैं। दूसरा, इसको गिल्ट एज्ड मार्केट कहते हैं। प्रतिभूति का जो बाजार है, प्रतिभूति माने आप शेयर भी समझ सकते हो आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन इसको सिक्योरिटीज कहा जाता है, प्रतिभूति कहा जाता है। तो प्रतिभूति सरकार भी जारी करती है, प्रतिभूति निजी लोग भी जारी करते हैं। रिलायंस कंपनी भी सिक्योरिटीज जारी करती है, अडानी कंपनी भी सिक्योरिटी जारी करती है, भारत सरकार भी सिक्योरिटी जारी करती है। लेकिन जो सरकार की सिक्योरिटी होती है उसको हम लोग गिल्ट एज्ड मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गिल्ट एज्ड, इंग्लिश का शब्द है। गिल्ट एज्ड मार्केट, या इसी का एक नाम और है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नियर मनी, नजदीकी मुद्रा कहते हैं। ऐसे समझो ना बेटा। जैसे पता नहीं आप लोगों को आइडिया है कि नहीं, हम लोग पोस्ट ऑफिस से जाके एनएससी खरीदते हैं, एक सिक्योरिटी होती है डिपॉजिट की। तो हमने क्या किया? पोस्ट ऑफिस को पैसा दिया, पोस्ट ऑफिस ने हमें क्या दिया? कागज का एक टुकड़ा। अरे बढ़िया छपा उपा रहता है वो अलग बात है, लेकिन वो होता तो कागज का एक टुकड़ा ही है। लेकिन पोस्ट ऑफिस इस वायदे के साथ देता है कि इसे फिर हमें लौटाइएगा और हम आपको पैसा देंगे, बढ़ा के देंगे। तो आखिरकार वो जो एनएससी है वो भी मुद्रा तो है ही है, लेकिन उतनी मुद्रा नहीं है जितनी हमारी ये मुद्रा है। यानी बहुत तेजी से वो परिवर्तनशील नहीं है। अगर एनएससी 7 साल के लिए है तो 7 साल के बाद वो मुद्रा में बदल जाएगी, लेकिन मुद्रा के फॉर्मेट में तो है ही है। वो उतनी मुद्रा नहीं है, या उतनी लिक्विड नहीं है, उतनी तरल नहीं है जितनी कि हमारी हमारी तरलता। समझते हो? अर्थव्यवस्था में जब लिक्विडिटी बोला जाता है, जब तरलता बोला जाता है, इसका अभिप्राय है परिवर्तनशीलता। चेक भी लिक्विड है, ड्रॉप भी लिक्विड है, एनएससी भी लिक्विड है, बैंक का जो फिक्स डिपॉजिट है वो भी लिक्विड है, लेकिन उतना लिक्विड नहीं है जितना कि मुद्रा लिक्विड है। मुद्रा क्यों ज्यादा लिक्विड है? क्योंकि मुद्रा पल भर में किसी रूप में बदल जाएगी, एनएससी पल भर में नहीं बदल पाएगी। चेक भी बदल जाता है, लेकिन उतना तेज नहीं बदलता जितना तेज मुद्रा बदल जाती है। क्लियर है बेटा? तो इसलिए जो सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होता है उसको हम लोग नियर मनी भी कहते हैं। लगभग वो पैसा है, लगभग वो पैसा ही है। कुछ देर के लिए वो पैसे के रूप बदला है, फिर वो रूप बदल के पैसे में हो जाएगा। क्लियर है बेटा? लिखें, मुद्रा बाजार लिखा बेटा? मुद्रा बाजार में संगठित क्षेत्र लिखा है ना? लिखें संगठित क्षेत्र के। अच्छा सुनो सुनो, तो देखो बात करना बहुत जरूरी है बेटा, तथ्यात्मक चीजें लिखा देने से बात नहीं बनेगी। कभी स्वयं सहायता समूह का नाम सुना? सेल्फ सपोर्ट ग्रुप। सुनो बता रहे हैं, मैं सुबह सुबह आ रहा था ना एक दिन, तो यहीं आगे वो
मलाह लोगों की बस्ती है, वहाँ एक मंदिर है शीतला माता का, यहीं आगे है, सड़क पे ही है, दाहिने तरफ जाते समय दाहिने तरफ। तो मैंने देखा कि वहाँ वही मैले कुचैले वस्त्र वाले लोग, वही जो ये मछली उछली का व्यापार करते हैं, इस सब टाइप के लोग 20-25 आदमी एक झुंड बना के बैठे हुए थे वहीं पे, और बीच में कोई रेस्टोरेंट जैसी चीज थी, उसी पे सब देख रहे थे। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि सुबह मंदिर के अंदर ही बैठे हुए। तो मैं वही बाइक बगल में पार्क किया, मैंने कहा थोड़ा देखते ये हो क्या रहा है। तो मैं वहां गया तो मैंने कहा भैया क्या हो रहा है वहां पे? अरे 20-25 का, मुझे लगता है 100 के आसपास रहे होंगे, 50 लोग, लेकिन बैठे थे सब उसी में। और एक रजिस्टर था, उसी में सब सर झुकाए हुए थे ज्यादातर। तो मुझे लगा कि ये कुछ जुआ हुआ खेल रहे हैं या कुछ कुछ तो हो रहा है। तो मैं वहां रुक गया, तो मैं जाके देखा तो एक रजिस्टर था, और उसी में का एक आदमी उस पे पेन से कुछ लिख रहा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये क्या है, और ये क्यों ना हर जगह हो जाए, क्या परेशानी है। तो मालूम चला कि यहाँ पे सब लोग पैसा जमा करते हैं, कोई बाध्यता नहीं है, 200 400 500 जिसके पास जितना सरप्लस है वो जमा करता है। कोई बैंक वैंक नहीं है बेटा, वो एक आदमी पैसा रखता है। फिर उनमें से किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो उस पैसे को दे दिया जाता है। कितनी खूबसूरत व्यवस्था है। आपके मोहल्ले में काहे नहीं हो सकता? आपके गांव में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल होना चाहिए बेटा। और हर जगह मोहल्ले में क्यों ना हो भाई? अगर ऐसी व्यवस्था हो तो फौरी तौर पे 10-20-50 हजार रुपए की अचानक किसी को जरूरत पड़ जाए तो फंड अवेलेबल है ना बेटा, ढूंढना नहीं है, किसी से मांगना नहीं है। और चूंकि ये समाज उसको गवर्न करता है, इसलिए यहाँ चीटिंग फ्रॉड भी नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि एक व्यक्ति के नियंत्रण में आप नहीं है, आप पूरे मोहल्ले के नियंत्रण में हैं। पैसा अगर नहीं दिए ना तो मोहल्ले वाले आपका जीना दुभर कर देंगे, चोर है, डाकू है, क्या क्या बोलते रहेंगे मोहल्ले वाले। तो मुझे लगता है कि फिर डूब मरने वाली बात होगी। ये सिस्टम है बेटा, लेकिन ये सिस्टम पर्सनल है, ये सिस्टम व्यक्तिगत है। लेकिन ये है कि इसको संगठित क्षेत्र के करीब ले आने की कोशिश हो रही है। लेकिन असंगठित क्षेत्र भी मैंने बताया था, असंगठित क्षेत्र में वो लूटमार मची है कि पूछो मत। सेठ हैं, साहूकार हैं, महाजन हैं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के अलग अलग नाम है, कहीं सेट्टी नाम है, कहीं कुछ नाम है। ये लोग सूद पे पैसा देते हैं, सूद पे पैसा देते हैं। तो काम तो चलाते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है, काम चलाते हैं। लेकिन चूंकि इसमें भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, इसकी ब्याज की दरें वरें बहुत उग्र होती हैं, बहुत एग्रेसिव होती हैं। क्लियर बेटा? क्यों? कौन सरकारी नियम है? आप हमसे पैसा लेने आए, आपने कहा सर हमको 10,000 रुपये दीजिए, हम पे 1 महीने बाद 20,000 लेंगे। आप कहेंगे 100% ब्याज लेंगे सर 1 महीने में? हाँ लेंगे। आप कहेंगे हमको नहीं लेना, मत लीजिए। और अगर हम जान गए कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है हमारे अलावा, तो मुझे लगता है कहाँ जाओगे भाग के। इसीलिए बेटा असंगठित क्षेत्र की परेशानी है। तो असंगठित क्षेत्र की परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने भी प्रयास किया है, और सेल्फ सपोर्ट ग्रुप भी प्रयास कर रहा है। और अभी एक नया सिस्टम शुरू हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग, सूक्ष्म वित्तीयन। इसमें क्या परेशानी वो भी थोड़ा सुन लो तो फिर हम लिखवाते हैं। इसमें ये परेशानी है कि जैसे मान लो किसी को 1,00,000 2,00,000 50,000 रुपए की जरूरत हो, तो चलो बैंक में आप जाके लोन ले सकते हो। बैंक 500 लोन तो नहीं देगा ना, मैंने तो नहीं सुना कोई बैंक 500 लोन दे देता है। क्योंकि अगर 500 लोन लेने गए बैंक में तो पेपर वर्क ही 2,000 का हो जाएगा। 500 लोन क्या लोगे आप? ये स्टाम्प लाइए, वो स्टाम्प लाइए करके ही 1,500-2,000 का काम हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो छोटी छोटी जरूरतें हैं भारत की, 200 500 1000 2,000, इसके लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। ये 200 500 1000 रुपए वाली जो जरूरतें हैं, इसको सोसाइटी से ही पूरा किया जाता है। तो इसके लिए सहकारी समितियां बना लो, स्वयं सहायता समूह बना लो, ये थोड़े अच्छे ढंग से काम कर पाएगा। लेकिन सरकार को यहाँ भी डाउट लगता है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं होगा,
इसलिए सरकार ने माइक्रो फाइनेंसिंग शुरू किया। सफल नहीं हो पा रहा है बहुत, अभी इनिशियल फेज में है। माइक्रो फाइनेंसिंग का क्या है वो जरा सुन लें। बैंक की सेवाएं आपको थोड़ी महंगी पड़ती हैं। क्यों? ये बेटा बोला करो, बोलोगे तभी ज्ञान बढ़ेगा, चुप रहने से। बैंक जो हमारी वित्तीय सेवाएं देता है उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है। जानते हो क्यों? पहला ये कि बढ़िया सी ब्रांच व्रांच बनाए हैं, एसी ओसी लगा है, बढ़िया चेयर वेयर लगी है, ठंडा पानी वानी उपलब्ध है, 25 कर्मचारी वहां बैठे हुए हैं, तनख्वाहें लेते हैं। वो सब पैसा कहाँ से आएगा? आप ही के पैसे से आएगा ना। तो आपके पैसे से वो वसूलेंगे इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में। लेकिन एक ही बताओ, ब्रांचलेस बैंक अगर हो जाए, जिसकी ब्रांच ही ना हो, तो कम से कम ये खर्चे तो बच जाएंगे। अरे रेंट बच जाएगा, 25 कर्मचारी बैठाए हो, उनकी सैलरी बच जाएगी, बिजली बच जाएगी, एसी बच जाएगी। वो बेनिफिट किसको दे दिया जाए? कस्टमर को दे दिया जाए। जो कॉस्ट कटिंग हो रही है उसका फायदा किसको दे दिया जाए? कस्टमर को। ऑनलाइन जो खरीदारी हो रही है वो क्यों सफल हो रही है? क्योंकि जो बचत हो रही है वो कस्टमर को दे रहे हैं, चीजें उनको सस्ती पड़ जा रही हैं। दुकान से आप कोई सामान खरीदते हैं, उसमें 2-3 हैंड से होता हुआ दुकान तक आता है, होलसेलर के पास आएगा, होलसेलर फिर सब ब्रोकर को देगा, फिर न रिटेलर के पास आएगा, खुदरा दुकान पे आएगा। तो बीच वाले लोग हैं वो भी अपना कुछ ना कुछ मार्जिन रखेंगे ना, समाज सेवा थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट सीधे आप तक, ना दुकान, ना शोरूम, ना कर्मचारी, ना कोई बवाल, ना कोई खर्चा, तो बचत काहे नहीं होगी? फ्लिपकार्ट का शोरूम कहाँ है? कहीं देखा है? अमेजॉन का शोरूम कहीं है? अरे कुछ नहीं है भैया, इनकी दुकान तक नहीं है, बस ये दुकान वाले इनके कॉन्टेक्ट में है, उत्पादक इनके कांटेक्ट में है। आप ऑर्डर अमेजोन को करते हो, वो उनको ऑर्डर करते हैं। ये सामान तुम्हारे यहाँ, आप सब लोग उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं कि ये सामान हमारे यहाँ, ये सामान हमारे यहाँ है। नहीं, अमेजोन पे खाली खरीदने वाले ही नहीं होते, बेचने वाले भी होते हैं, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। वो बस क्या करता है, कनेक्ट करता है। आपने इनको ऑर्डर किया, उन्होंने आपको ऑर्डर कर दिया, आप उसको पैक करके, वो मानक बता देते हैं कि इस तरह से पैकिंग करनी है, हमारा एक तो स्लिप लगा देना, वो स्लिप लगा के आप कुरियर वाला लेगा, संबंधित जगह पहुंचाएगा। पेमेंट नहीं मिलेगा अभी। हाँ, ये थोड़ा सा झंझट है। वो तुरंत पेमेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि पार्टी जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएगी तब तक आपको पेमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि मान लीजिए कैश ऑन डिलीवरी है या जो भी है, पेमेंट हो गया है तो भी आपको पेमेंट नहीं करेंगे। तो तब तक पेमेंट नहीं करेंगे जब तक उसमें रिटर्न करने का डेट रहती है। जैसे मान लीजिए 14 दिन रिटर्निंग की डेट है, और क्लाइंट अगर रिटर्निंग के लिए कह दिया कि मैं अपना प्रोडक्ट वापस करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, तो फिर वो पार्टीज जाएंगे, कहेंगे कि पैसा दे दीजिए इनको। ना ना, आपको ही नहीं देंगे, अपने पास रखे रहेंगे। जो अवधि पूरी हो जाएगी, रिस्क सब खत्म हो जाएगा, तो पैसा आपके अकाउंट में। तो बचत हो रही है ना बेटा, वो बचत का बेनिफिट आपको मिल रहा है। अब बढ़िया शोरूम वगैरह बनाए हो, 25 कर्मचारी हैं, तो जाहिर सी बात है बेटा, उनकी कॉस्ट तो आपसे वसूली होगी ही होगी। तो मुद्रा बाजार का सिस्टम जरा सा समझने की कोशिश करो। हाँ, क्या लिखा है, लाइन बोलो। संगठित मुद्रा बाजार के शीर्ष पर आरबीआई होता है। संगठित मुद्रा बाजार के शीर्ष पर कौन होता है बेटा? आरबीआई होता है। लिखें, यहां कुछ सरकारी प्रतिभूतियों की, यहां कुछ सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री होती है। जिससे अल्पकाल की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। की जा सके।
सरकारी प्रतिभूतियों के इस बाजार को, सरकारी प्रतिभूतियों के इस बाजार को गिल्ट एज्ड बाजार कहा जाता है। बोर्ड पे लिखा हुआ है बेटा, देख के लिखिए। इसे गिल्ट एज बाजार कहा जाता है। इसे नजदीकी मुद्रा, इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, इसे नजदीकी मुद्रा या नियर मनी भी कहते हैं। इसे नजदीकी मुद्रा या क्या बेटा, नियर मनी भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? लिखें, इसे अनेक रूपों से संचालित किया जाता है। इसे अनेक रूपों में या रूपों से संचालित किया जाता है, चलाया जाता है। ठीक है बेटा, तो इसके कुछ जो पॉपुलर फॉर्मेट हैं वो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना बेटा। पहला लिखिए, कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी बाजार। तो क्या है ये बेटा? मुद्रा बाजार का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है जिससे अल्पकाल की जरूरतों की पूर्ति की जाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कॉल मनी मार्केट। लिखें, यह बाजार 1 दिनों से लेकर 14 दिनों तक के लिए होता है। एक साल से कम है ना बेटा? यह बाजार 1 दिन से लेकर 14 दिनों तक के लिए होता है। लिखें, सभी वाणिज्यिक बैंक अपने अल्पकाल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बोल नहीं रहे बेटा, समझ में आ रहा है? तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसके लिए है बेटा? सामान्य रूप से वाणिज्यिक बैंकों के लिए, या ठेठ भाषा में कहो बैंकों के लिए। पिछले लेक्चर मैंने आपसे विस्तार से बात किया था कि बैंकों के पास भी पैसा घट जाता है। जब उनके पास पैसा घट जाता है तो कभी कभी 1-2 दिन के लिए घट जाता है, तो पैसा तो सर्कुलेशन में रहता ही है, लेकिन अचानक कभी कभी पैसे की शॉर्टेज हो जाती है। लेकिन बैंक आपसे थोड़ी बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। अरे ऐसा अगर बोल दिया तो वही हंगामा हो जाएगा, मेरा वाला किधर गया? भाई हम जो जमा किए हम वो मांग रहे हैं कि आपसे थोड़ी मांग रहे हैं। तो बैंक कभी ये नहीं बोलेगा कि हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ, ये सब बहाने वहाने कुछ बढ़िया कर लेते हैं। जैसे एक इनका बहुत सुंदर सा बहाना है, सर्वर डाउन है। कोई डाउन साउंड नहीं रहता, तो बहाने गढ़ लेते हैं। ये होता कैसे बेटा, वो जरा समझिए। ये बैंकों के बीच का आपस का मामला ही नहीं, बैंकों की जरूरत के लिए ही ये कॉल मनी मार्केट है, और किसी हमारे आपके लिए नहीं है, वाणिज्यिक बैंकों के लिए। तो करते क्या है, जैसे किसी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ी तो फोन से बात कर लेते हैं। क्योंकि ये सारा सेटलमेंट फोन से होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया कॉल मनी। क्या होता है वो जरा समझिए। जब इनके पास पैसे की शॉर्टेज होती है तो संबंधित बैंक से बात करते हैं, उस बातचीत में सब कुछ निर्धारित हो जाता है।
कि ब्याज दरें क्या होंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। सोच लो 2 दिन का ब्याज, अब वो वसूलते हैं कस के, और इसीलिए इनको कहा जाता है कि रात भर की ब्याज दरें कहा जाता है, इन्हें ओवरनाइट इंटरेस्ट कहा जाता है। तो कॉल मनी मार्केट की ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रात भर की ब्याज दर या ओवरनाइट इंटरेस्ट कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि सब बातचीत सेट हो गई, अब जिस बैंक को पैसा देना होगा वो आरबीआई के नाम एक रिसीट जारी कर देगा, इनको भुगतान कर दिया जाएगा, पैसा इनको कर दिया जाता है। अब जब इनके पास पैसा होता है तो फिर ये आरबीआई के नाम से एक रसीद जारी करके उनको भुगतान करते हैं विद इंटरेस्ट। तो बिचौलिया कौन है, आरबीआई है बीच में, यानी चीटिंग फ्रॉड यहां कुछ हो नहीं सकता। एक बड़ी दुखद स्थिति यह है, इसकी ब्याज दरें निर्धारित नहीं है, कोई इसकी ब्याज दर निर्धारित नहीं है, जो जितना वसूल सकता है वसूल ले। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं ना बेटा, उसकी ब्याज दर निर्धारित है, हमको इंटरेस्ट मिलता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित है, इसकी ब्याज दर कुछ भी निर्धारित नहीं, तो बड़ी एग्रेसिव होती है। एक्चुअल में जो सीजन होता है, आपको नहीं पता, बैंकों का भी सीजन होता है। एक को वो कहते हैं कि जिसमें सुस्त समय है, यानी सुस्त काल, जिसमें बैंकिंग में बहुत उथल पुथल नहीं होती, और एक व्यस्त समय, जैसे फेस्टिवल वगैरह शुरू हो गया, बिजनेस व्यापार का समय शुरू हो गया, या वित्तीय वर्ष का कोई महीना शुरू हो गया, या महीना खत्म हो रहा है, तो उसमें थोड़ी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। तो बैंकों में भी उसकी आमद रफ्त बढ़ती घटती रहती है। तो अब अगर आप व्यस्त समय में पैसे की जरूरत पड़ी, व्यस्त समय में जब बैंक अपने फाइनेंशियल वर्क को लेकर काफी बिजी हैं और अचानक उस समय किसी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो जाहिर सी बात है ब्याज दर तो ज्यादा एग्रेसिव होगी, क्योंकि हर बैंक को पैसे की जरूरत है, हमारे पास सरप्लस है तो आपको काहे दे दें। सुस्त समय में ब्याज दरें थोड़ी नीचे रहती हैं, क्योंकि डिमांड थोड़ी कम रहती है, किसी ने डिमांड अगर कर लिया तो खुद ही ढूंढ रहे हैं किसको चाहिए, कोई मिल ही नहीं रहा, उसमें से अगर कोई तैयार हो गया कि हमको पैसा चाहिए, तो ब्याज दरें थोड़ी सी कम होती है। एक बात, इनकी ब्याज दरों को कैसे नियंत्रित किया जाए, आलू की कीमत कैसे नियंत्रित की जाए, टमाटर की कीमत कैसे नियंत्रित करे सरकार, बोलिए, ये बता दोगे तो हम इसका जवाब दे लेंगे। इसमें आरबीआई ब्याज दरों को कंट्रोल नहीं कर सकता सीधे सीधे, ये आपस का मामला है, बातचीत करके निपटाइए। लेकिन आरबीआई इनडायरेक्टली इनकी ब्याज दरों को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देता, सीधे सीधे नहीं, इनडायरेक्ट। तो मैं बता रहा हूं ना, टमाटर को अगर सस्ता करना हो तो बेचने तो 200 रुपया किलो जो बेच रहा है, बगल में एक ठेला लगा के हम बेचेंगे 60 रुपया किलो। तो आपसे तो नहीं ना कुछ कह रहे हैं कि आप घटाइए बढ़ाइए, बेचिए 500 रुपया किलो, लेकिन वहीं आपके सामने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि 60 रुपया किलो, 60 रुपया किलो, कोई जाएगा आपके ठेले के पास। तो ये करते हैं। तो इन्होंने एक दो एजेंसी बना रखी है आरबीआई ने, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, फिर से सुनो, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, डीएफएचआई, 1988 में इसका गठन किया। दूसरा एसटीसीआई, सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1994 में। मैंने इसके पीछे आरबीआई है, उसने ये कहा है कि जब कॉल मनी मार्केट में आपको कोई पैसा ना दे तो हमारे यहां आ जाना, हम दे देंगे। एक बात मुझे बताइए, तो डीएफएचआई और एसटीसीआई जो ब्याज की दर निर्धारित करेगा, भाई वो भी कुछ ब्याज लेंगे ही, पॉकेट में थोड़ी देंगे। इसका मतलब वो जो ब्याज की दरें निर्धारित करेंगे, उस ब्याज की दरों के आसपास ही इनको भी ब्याज रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने ब्याज बढ़ाया तो हम आपसे नहीं लेंगे, डीएफएचआई से जाके ले लेंगे, एससीसीआई से ले लेंगे, आपसे काहे ले लेंगे। एक सब्जी वाला कह रहा है कि नहीं नहीं हमारे यहाँ टमाटर तो भी 200 रुपया किलो है, बाढ़ में जाओ ना, चौक से जाके ले लेंगे, सब्जी मंडी से ले लेंगे 50 रुपया की। अगर सब्जी मंडी में 50 रुपया किलो बिक रहा होगा तो उसकी कीमतें निर्धारित होंगी, उसकी कीमतें नियंत्रित होंगी। तो इसको नियंत्रित करने का एक उपाय बनाया है बेटा, वो ये कि अगर कहीं आपको ना मिले तो आप हमारे यहाँ, लेकिन उसकी ब्याज थोड़ी ज्यादा रहती है,
ताकि उससे ज्यादा कोई ना ले पाए, उसे कम में ही सब लोग घूमे फिरे। क्लियर है बेटा? एक दिन के लिए होता है जिसको कॉल मनी मार्केट कहते हैं। मैंने कहा ना, एक दिन से 14 दिनों के लिए होता है, लेकिन अगर इसकी अवधि 4-6 दिन 10 दिन की अगर हो जाती है तो फिर इसको कॉल मनी ना कह के कॉल नोटिस कहते हैं। कॉल मनी ना करके कॉल नोटिस। थोड़ा लिख लो। कुछ लिखा है? बोल दो जरा। हाँ, लिखें। सामान्य रूप से यह बैंकों के मध्य संचालित होता है। सामान्य रूप से यह किसके बेटा? बैंकों के मध्य संचालित होता है। ब्याज की दरें तथा शर्तें फोन कॉल से निर्धारित कर ली जाती हैं। इसीलिए इसे कॉल मनी मार्केट कहा जाता है। इनकी ब्याज दरें अत्यधिक उग्र होती हैं, एग्रेसिव होती हैं। इनकी ब्याज दरें क्या बेटा? अत्यधिक उग्र होती हैं, एग्रेसिव होती हैं। इसलिए इन्हें रात भर की ब्याज दर कहते हैं। पल्ले पड़ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? रात भर की ब्याज दर कहते हैं या ओवरनाइट इंटरेस्ट कहते हैं। हो गया बेटा? अब थोड़ा सा पैरा चेंज कर लीजिए। हाँ, लिखें। सभी वाणिज्यिक बैंक कॉल मनी मार्केट में ऋण दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। सभी वाणिज्यिक बैंक कॉल मनी मार्केट में क्या बेटा? ऋण दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, यानी दोनों भूमिका उनकी रहती है। पता नहीं मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर आपके पास ज्यादा है, कोई आपसे मांगे तो दे दीजिएगा, और आपके पास अगर घट रहा है तो आप ले लीजिए। यानी इनको दोनों कार्य करने की छूट है। इनको वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दे भी सकते हैं, ऋण ले भी सकते हैं। लेकिन कुछ वित्तीय संस्थाएं ऐसी हैं जिनको सिर्फ एक छूट है, दे सकते हैं, ले नहीं सकते। तो बैंकों को दोनों अधिकार है और कुछ वित्तीय संस्थाओं को खाली एक अधिकार है कि आप कॉल मनी मार्केट में पैसा दे सकते हैं, कॉल मनी मार्केट से पैसा ले नहीं सकते। लिखें। बैंकों का लिखा बेटा? माने दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। वरन जबकि, ऐसा लिखो, जबकि कुछ वित्तीय संस्थाएं कॉल मनी बाजार में सिर्फ ऋण दे सकती हैं। कॉल मनी बाजार में क्या बेटा? सिर्फ या मात्र ऋण दे सकती हैं, वे ऋण ले नहीं सकती। उस दिन कुछ नाम गिनाया था, अगर कुछ याद आ रहा हो तो। LIC है, GIC है, NIC है, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। पूरा नाम पता है ना? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। क्लियर है बेटा? म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड अगला। म्यूचुअल फंड बहुत है ना बेटा, कोई एक दो तो है नहीं, लेकिन जितने भी म्यूचुअल फंड हैं वो सिर्फ दे सकते हैं, वो ले नहीं सकते। क्यों?
खुद ही लोगों का पैसा जुटा के बैठे हो तो तुमको क्या जरूरत है पैसा लेने की। क्लियर है बेटा। तो इस तरह की जो संस्थाएं हैं बेटा वो क्या करती हैं, दे सकती हैं। और बैंक दोनों काम कर सकते हैं, ले भी सकते हैं दे भी सकते हैं। आगे बढ़ो, एक नोट बनाइए। हाँ, कालमनी बाजार में ब्याज दरें अत्यधिक उग्र होती हैं। कालमनी बाजार में ब्याज दरें क्या बेटा अत्यधिक उग्र होती हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने निम्न प्रावधान बनाया है। पहला बेटा डीएफएचआई, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में आरबीआई के संरक्षण में हुआ। यह कालमनी बाजार में धन उपलब्ध कराता है। जाहिर सी बात, अगर ऐसा करते होंगे तो फोकट में थोड़ी करते होंगे, ब्याज लेते होंगे। अगला एसटीसीआई, एसटीसीआई पूरा नाम बोल रहा हूं बेटा, आराम से देखना। सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना बेटा 1994। इसके संरक्षण में बेटा आरबीआई के संरक्षण। क्लियर हुआ? बोल नहीं रहे बेटा, समझ में आ रहा है? ये कैसे नियंत्रित करते होंगे? कालमनी मार्केट को कैसे नियंत्रित कर सकें? अब ये तो एकदम खुली दुकान है कि आप आके हमारे यहां से कालमनी मार्केट से पैसा ले सकते हो। तो इनकी जो ब्याज दरें होंगी, बाकी बैंकों की ब्याज दरें इसी के आसपास होनी होंगी। अपवादित कंडीशन में हो सकता है ज्यादा हो जाए, लेकिन इसी के इर्द गिर्द होंगी या इससे कम होंगी। क्योंकि आप इससे ज्यादा करोगे तो हम यहां से जाके ले लेंगे। बोल नहीं रहे हैं। कुछ लोग दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं यह जानते हुए भी कि ऑनलाइन ये थोड़ा सस्ता होगा, लेकिन फिर भी दुकान पे जाके खरीद लेते हैं थोड़ा महंगा। क्यों? क्योंकि चॉइस वाइस को बढ़िया से देख के छांट छूट के ले रहे हैं। तो कुछ लोग थोड़ा सा अफोर्ड कर लेना पसंद करते हैं। तो ध्यान रखना, कुछ बैंक कालमनी मार्केट में एचडीसीआई और डीएफएचआई से थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि बैंक को फौरी तौर पे अगर मिल जाता है तो वो थोड़ा इस सब चीजों को इग्नोर कर देता है। लेकिन हाँ, इसकी मौजूदगी सारे वाणिज्यिक बैंकों को डराती रहती है कि ब्याज दरों को ज्यादा मत करना, क्योंकि ज्यादा करोगे तो हम सरकारी दुकान से जाके टमाटर खरीद लेंगे। वहां 50 रुपए का मिल रहा है, चलो 55 का बेच लोगे, ले लेंगे। 60 का दोगे भी ले लेंगे, क्योंकि हम थोड़ा अवॉइड करेंगे, कौन जाए वहां लेने। चलो 5 रुपया ज्यादा है, ले लेते हैं। लेकिन अति करोगे ना तो वहीं से जाके ले लेंगे। बस इसी भूमिका में है बेटा ये। क्लियर हुआ बेटा? आगे लिखें ट्रेजरी बिल। आगे क्या है बेटा? ट्रेजरी बिल। बहुत शानदार इंस्ट्रूमेंट है बेटा ये।
नाम सुना था? बोलो, कुछ बताओ क्या है। हम बोले थे, आप नहीं पढ़े थे? नहीं नहीं, ट्रेजरी अलग है, ट्रेजरी बिल अलग है। इसको थोड़ा सुन लो। सरकार को जो पैसे की आवश्यकता होती है, कहे भाई सरकार को नहीं पैसे की आवश्यकता होती है? सरकार को जो पैसे की आवश्यकता होती है तो आरबीआई के माध्यम से वो ट्रेजरी बिल जारी कराती है। ट्रेजरी बिल, फिर मैं बता रहा हूं, ये एक प्रतिभूति है बेटा, एक कागज है और कुछ नहीं है। आरबीआई ट्रेजरी बिल जारी करती है। दो बातें ध्यान में रखना है, ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है? आरबीआई। काहे के लिए जारी करता है? जब सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो सरकार भी अपनी आवश्यकता पूरी करेगी ना। छोटे समय के लिए अचानक सरकार को पैसे की आवश्यकता हो गई, वो कहां से लाएगी? तो लाएगी कहां से बेटा? ट्रेजरी बिल से। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। ये जो ट्रेजरी बिल होती है ना बेटा, ये तीन तरह की होती है। एक ट्रेजरी बिल होती है 91 दिन की, एक साल से कम है ना। एक ट्रेजरी बिल होती है 182 दिन की, और एक ट्रेजरी बिल होती है 364 दिन, है ना। वैसे ये दोनों अब प्रचलन में नहीं है, यही प्रचलन में ज्यादा है। वैसे ये तीनों ट्रेजरी बिल जारी करता है, लेकिन प्रचलन में ज्यादा, फैशन में ज्यादा 91 दिन वाला है। ये क्या होता है वो थोड़ा सुन लो। एक्चुअल में आरबीआई ट्रेजरी बिल जारी करता है। उस ट्रेजरी बिल पे एक अमाउंट लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए कि 91 दिन की ट्रेजरी बिल है और उस पर लिखा हुआ है क्या बेटा? 1000 रुपया। ठीक है। अब जो ये ट्रेजरी बिल खरीदेगा कितने का? 1000 का नहीं खरीदेगा। लिखा कितना है उस पे? 1000। उस ट्रेजरी बिल पे लिखा है 1000। ध्यान रखना, आम लोगों के नहीं है ये। सरकार की पैसे की जरूरत के लिए है, लेकिन ट्रेजरी बिल आम लोग नहीं खरीदेंगे, ये सिर्फ बैंक खरीदेंगे, आम लोगों के लिए नहीं है बेटा। ये आरबीआई और बैंकों के बीच का रिश्ता है। जैसे हमारा बैंक का रिश्ता अलग होता है और बैंक और आरबीआई का रिश्ता थोड़ा अलग होता है। वो क्यों होता है, थोड़ा सा इस पर नजर रखिएगा। और जब हम मौद्रिक नीति पढ़ाएंगे ना, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाएंगे, तो उस पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए 1000 की ट्रेजरी बिल जारी किया, लेकिन वो बैंकों को 1000 में नहीं देगा। उस पर लिखा कितना रहेगा? 1000, लेकिन वो बैंकों को दिया जाएगा 800 में। समझ गए? 91 दिन जैसे पूरा होगा, आप उसको लेके आइएगा हमारे पास, आरबीआई ये कहता है, और आपको हम देंगे 1000 रुपए। तो 91 दिन में 200 रुपए ब्याज ही मान लो ना, ब्याज ही तो मिला। यानी अंकित मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाता है और अवधि पूर्ण होने पर अंकित मूल्य के बराबर धन दे दिया जाता है। अब 200 ब्याज मान लो, जो मन करे वो मान लो, आपका मन, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है ना, बोल नहीं रहे। अच्छा, कभी बेटा सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब कभी नजर से गुजरा है? हाँ या ना? हम पूछ नहीं रहे हैं कुछ, डरना मत कि नहीं लगेंगे पूछने। नजर से गुजरा है? सीआरआर का नाम सुना है? कैश रिजर्व रेशियो, हाँ हाँ, फुल फॉर्म बता रहे हो, बड़ा अच्छा है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर कहा जाता है, वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। तो होता क्या है ना कि आरबीआई, थोड़ा सुन लो बेटा, बहुत डिटेल में अभी नहीं जाएंगे हम, वो पढ़ाएंगे तो बात करेंगे।
आरबीआई बैंकों को इसे छुट्टा साड़ थोड़ी छोड़ देता है, जो मन करे वो करो। वो कस के लगाम लगाए रहता है, इनों की बुद्धि गुम हो जाती है। पहला तो ये करता है कि इनके यहाँ जितनी जमा है उसका एक हिस्सा अपने यहाँ जमा करा लेता है, और दूसरा कहता है कि तुम्हारे यहाँ जितना है ना उसका सारा पैसा मत खर्चा करना, जो जमा आई है उसका एक निश्चित भाग अपने यहाँ हमेशा कैश के रूप में बना के रखना। पता नहीं समझ पा रहे हो? मान लो एक बैंक में बेटा 100 करोड़ रुपया जमा हुआ, जिसने जमा किया है उसको ब्याज चाहिए ना। सेविंग अकाउंट में है तो भी 2.5-3% ब्याज उसको चाहिए ना, कि छोड़ देगा वो? हाँ, एफडी ओफडी किया तो बढ़िया ब्याज लेगा। और आरबीआई क्या करता है, बैंकों से कहता है कि तुम्हारा 25 लाख रुपए हर हाल में बैंक में रहना चाहिए, वो पैसा खर्च नहीं होगा। फंसा दिया ना 25 लाख रुपया, अब ये हम अपने पास रखें और क्लाइंट को हम ब्याज दें अपने घर से? अरे नहीं समझ पा रहे हो? ये 25 लाख रुपया किसका है? क्लाइंट का है ना, कस्टमर का है, जिन्होंने बैंक में पैसा जमा किया। उस 25 लाख वो तो ब्याज लेगा, और आरबीआई कह रहा है कि 25 लाख अपने पास रखे रहो। तो जब हम किसी को ऋण पे देंगे नहीं, किसी को लोन देंगे नहीं, तो फिर हम कहां से कमाएंगे? तो फंस गए हम। बोल नहीं रहे? नहीं, फंसे नहीं आप। वो कहता है कैश रख लो, चाहे ट्रेजरी बिल रख लो। तो हम पागल हैं जो कैश रखेंगे? हम ट्रेजरी बिल खरीद खरीद के रख लिया करेंगे। आपकी शर्त भी पूरी हो गई, मेरा पैसा भी बढ़ रहा है, क्लाइंट को मैनेज कर लेंगे। यानी वो कह रहा है ट्रेजरी की बिल के, यानी सरकारी प्रतिभूति, ये सरकारी प्रतिभूति मैं शुरू में ही बोल दिया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में आप पैसा अपने यहाँ रख सकते हो, हम मान लेंगे कि आपके पास पैसा है। क्लियर है बेटा? तो कोई बैंक यही प्रयोग करता होगा, पागल है जो कैश रखेगा अपने यहाँ। समझ पा रहे हैं बेटा? तो ट्रेजरी बिल क्या है? सरकार अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ट्रेजरी बिल जारी करवाती है। ये 3 प्रकार की ट्रेजरी बिल होती है, एक 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। सब पे अलग अलग ब्याज दरें होती, ब्याज दर ही है और क्या। अंकित मूल्य से कम मूल्य पे बेचा जाता है और अवधि पूर्ण होने पर अंकित मूल्य के बराबर धन दे दिया जाता है। अब आप 200 रुपया मिला, अब बैठ के जोड़ो कितना ब्याज हुआ। अब ये गणित का मामला है, आप करो, उससे कोई लेना देना नहीं, वो जिसने बताया वो क्या, लेकिन प्रॉफिट तो हो रहा है ना, आपको फायदा तो हो रहा है ना बेटा। लेकिन सरकारें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए तो एक चीज बताओ, अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ा था कभी? अरे उस वाली योजना में पढ़े थे? क्या पढ़े थे? मैंने यही सब तमाशा होगा बेटा तो पढ़ाई होगी नहीं, काहे नहीं पढ़े थे? पढ़ना चाहिए था ना। बड़ी भारी तकलीफ यही है कि अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग, है ना। जो राग पकड़ लिए वही राग सुना रहा है, सुनना हो ना सुनना हो सुनो, यही ना हो रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, ठीक है बुरा मत मानो, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। अगर किसी ने अर्थव्यवस्था पढ़ाया आपको और ये सब चीजें अगर नहीं पढ़ाया और आपने अगर नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। बैंक रेट पढ़ के आए हैं, सीआरआर पढ़ के आए, ये इतने छोटे छोटे बच्चों को पता, ये पूछा जाएगा कंपटीशन में? पूछा जा रहा है कहीं? आपसे कॉल मनी मार्केट पूछेंगे, आपसे एसटीसीआई पूछेंगे, डीएफएचआई पूछेंगे आपसे कॉल मनी मार्केट क्या होती है, रात भर की ब्याज दर किसको कहते हैं। अब ये सब चल रहा है कि वही जो 20 साल पहले 25 साल पहले बैंक रेट चलेगा अब। लेकिन अब आपको तो पता नहीं है, टीचर के भरोसे गए हो और टीचर आपको पढ़ा पढ़ा रहा है, आपको क्या मालूम क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? बच्चों को तो पता होता नहीं। बहरहाल चलो, हमसे क्या लेना देना है, जो भी हुआ सो हुआ। क्लियर है बेटा? लिखें, सरकारें अपनी, क्या लिखा बेटा, के लिए आरबीआई के माध्यम से 3 प्रकार की ट्रेजरी बिल जारी करवाता है।
3 प्रकार के ट्रेजरी बिल को जारी करवाता है। नाम लिखो बेटा। इक्यानवे दिन, 182 दिन, 364 दिन और एक आध दिन अपने में से मत गढ़ लेना, ये फिक्स है। 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। देखिए वर्तमान समय में 91 दिन की ट्रेजरी बिल अधिक प्रचलित है। अधिक प्रचलित है, ठीक है बेटा। अब ये बड़ी मजेदार बात है ना बेटा, ध्यान से सुनो कि कोई बैंक ट्रेजरी बिल काहे खरीदे। मैंने कहा ना आरबीआई और बैंकों के बीच का रिश्ता है। कोई बैंक ट्रेजरी बिल क्यों खरीदे? अरे सुनो मेरी बात, सुनो, यही समझना है बेटा। बैंक तो ये कहेगा कि हम अपना पैसा लोगों को लोन देंगे, 12% 15% ब्याज वसूलेंगे, हम पागल हैं जो ट्रेजरी बिल खरीदेंगे? तो सरकार या आरबीआई उनको बाध्य करती है कि आप ट्रेजरी बिल खरीदो। कैसे? या तो ट्रेजरी बिल खरीदो या तो कैश रखो। अब जाहिर सी बात है कैश हम रखेंगे नहीं, तो मजबूरी है कि हम ट्रेजरी बिल खरीदें। बोल नहीं रहे, तो एक तीर से कई शिकार हो जाता है ना बेटा। अगर ये बाध्यता न होती तो मुझे नहीं लगता कोई बैंक ट्रेजरी बिल खरीदता। क्यों खरीदेगा भाई? वो कार लोन दे देगा, हाउसिंग लोन देगा, फलाना लोन देगा, ढिमाका लोन देगा और कस्टमर को निचोड़ लेगा ब्याज दरें बढ़ा बढ़ा के। तो प्रॉफिट उधर ज्यादा हो रहा है ना, यहाँ प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ इस वजह से सरकार बाध्य कर रही है कि या तो कैश रखो, कैश रखोगे तो पैसा एकदम से निष्क्रिय हो जाएगा, पैसा बढ़ने से तो रहा नहीं। क्लाइंट को कहां से दोगे? तो खरीद लो। इससे सरकार अपनी जरूरत भी पूरी कर लेती है, बैंक अपनी जरूरत पूरी कर लेता है और क्लाइंट को पैसा भी मिल जाता है। समझ पा रहे हो ना बेटा? प्रचलित है। देखिए इसमें अंकित मूल्य से कम मूल्य पर, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? इसमें अंकित मूल्य से कम मूल्य पर ट्रेजरी बिल को बेचा जाता है। तथा अवधि पूर्ण होने पर अंकित मूल्य के बराबर धन प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आया? किसके किसके बीच का मामला है? आम जनता से कोई लेना देना नहीं, चुप बैठो आप। आम जनता से आप जाके समझो दूसरा मामला हो सकता है, लेकिन यह आरबीआई तथा बैंकों के मध्य का लेन देन है। ये लाइन जरूर जोड़ लो बेटा, यह आरबीआई तथा बैंकों के मध्य का लेन देन है। ठीक है बेटा? तो मनी मार्केट का बेटा ये जो है ना, ये दो इंस्ट्रूमेंट बड़े शानदार इंस्ट्रूमेंट हैं जिसका खूब धड़ल्ले से प्रयोग होता है। लेकिन ध्यान रखना इंस्ट्रूमेंट और भी हैं, बहुत हैं, लेकिन ज्यादातर प्रचलित कौन है बेटा? ये दो इंस्ट्रूमेंट है। एक और लिख लो, सीडी। नाम सुना? सीडी, पिक्चर की सीडी। नहीं नहीं बेटा, कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं नाम है इसका। नाम सीडी है लेकिन इसका फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है। इसका फुल फॉर्म है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। लेकिन यह ट्रेजरी बिल जैसा ही है। यह भी 1 वर्ष से कम अवधि के लिए जारी होता है।
यह भी 1 वर्ष से कम अवधि के लिए जारी होता है। परंतु यह अंतरण योग्य होता है। अंतरण योग्य माने बेटा, बढ़िया बढ़िया हिंदी आ रही तो तकलीफ हो ही रही है। अंतरण योग्य माने ट्रांसफरेबल होता है। नहीं समझ पा रहे हो? ग्राउंड लेवल पे महसूस करो। मैंने सीडी ले लिया 91 दिन का। अब एक उदाहरण दे रहे हैं, सीडी 91 दिन की नहीं होती, साल भर से कम की अलग अलग होती। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मैंने एक सीडी ले लिया 2 महीने के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब 2 महीने के बाद ना वो कैश में बदलेगा। अचानक मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, तो मैंने आपसे बात कर लिया कि मेरे पास एक सीडी है, लेंगे? जितना पैसा लगाए हो उतना ही दे दीजिए। बोल नहीं रहे। अब मालूम चला कि हम 2 महीने के लिए सीडी लिए, और मान लीजिए कि वो ये भी अंकित मूल्य से कम मूल्य पे बेचा जाता। मैंने कहा ना ट्रेजरी बिल जैसा ही है, ये भी अंकित मूल्य से कम मूल्य पे बेचा जाता। मान लीजिए कि हमने 1000 का 800 में लिया 2 महीने के लिए। अचानक 1 महीने के बाद हमको पैसे की जरूरत पड़ गई। ट्रेजरी बिल अंतरण योग्य नहीं होते, ट्रांसफरेबल नहीं होते। ये ट्रांसफरेबल होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा तरल है ट्रेजरी बिल से। अब क्या होगा, हम आपसे बतिया लेंगे, अरे 1 ही महीने में तो 200 रुपया मिल जाएगा आपको, कान भरेंगे आपका। आपको भी लालच आएगी कि भाई अगर हम खरीद लेते हैं तो 1 ही महीने बाद हमको 200 रुपया मिल जाएगा, हम थोड़ा नेगोशिएट कर लेंगे। देखिए 1 ही महीने बाद आपको 200 मिल जाएगा प्रॉफिट, तो ऐसा करिए ना कि थोड़ा सा हमको भी ज्यादा दे दीजिए ना। नहीं 100 रुपया नहीं तो कम से कम 50 रुपए का प्रॉफिट तो हमको दे दीजिए। नेगोशिएशन हो सकता है, लेकिन ये अंतरण योग्य होता है। मैंने इसको दूसरे को दिया है, अब दूसरा लेके जाके जब अवधि पूरी होगी कैश करा लें। क्लियर है बेटा? यह अंतरण योग्य होता है। ये 3 बेटा इंस्ट्रूमेंट आप भूलिएगा नहीं, है ना? और घर पे जाके किताब पढ़िएगा, थोड़ा डिटेल में जाइएगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन कॉल मनी मार्केट और ट्रेजरी बिल इधर होना चाहिए, है ना बेटा? अब हेडिंग बना लो बेटा, आज नहीं बात करेंगे, हेडिंग बना लीजिए, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। ठीक है बेटा? आज यहीं तक बेटा, फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू।